आज से इस घर में तुम्हारी कमाई पर पहला हक मेरी बहन का होगा। मेरी पहली सैलरी हाथ में आते ही मेरे पति रोहित ने पूरे परिवार के सामने मेरी पूरी तनख्वाह का लिफाफा अपनी छोटी बहन रिद्धि के हाथ में रख दिया। इतना कहकर वह मुस्कुरा भी रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा न्याय कर दिया हो। मेरे हाथ वहीं के वहीं जम गए। शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे। नौकरी छोड़ने के लिए भी मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला गया था। इसलिए मैं हमेशा यही सोचती रही कि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। लेकिन उस दिन मेरी पहली कमाई का एक एक रुपया मेरी आंखों के सामने किसी और को दे दिया गया, और मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। सास कमला देवी ने तुरंत रिद्धि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखा बेटी, मैंने कहा था ना, बहू की पहली कमाई शुभ होती है। अब तेरी शादी भी धूमधाम से होगी। कमरे में बैठे सभी रिश्तेदार मुस्कुरा रहे थे। कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था। शायद सबको यही लग रहा था कि बहू की कमाई पर उसका कोई अधिकार होता ही नहीं। मैंने रोहित की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेते। रोहित का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने सबके सामने कहा, पूछने की क्या जरूरत। शादी के बाद पति पत्नी की कमाई अलग नहीं होती, और मेरी बहन की शादी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मैं चाहती तो वहीं बहस कर सकती थी, लेकिन पापा की एक बात याद आ गई, बेटी, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। मैंने चुपचाप पानी का गिलास उठाया और अपने कमरे में चली गई। बाहर हंसी की आवाजें आ रही थी और अंदर मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी रात मैंने अपनी बैंक ऐप खोली। मेरी पूरी सैलरी खाते से निकल चुकी थी। बैलेंस में सिर्फ 327 रुपए बचे थे। मैंने मोबाइल बंद किया और पहली बार महसूस हुआ कि शादी के बाद भी एक लड़की कितनी अकेली हो सकती है। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नेहा ने मेरे उदास चेहरे को देखते ही पूछ लिया, क्या हुआ। पहले तो मैंने टाल दिया, लेकिन फिर सब कुछ बता दिया। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रिया, मुझे तेरी सैलरी जाने का दुख नहीं है। मुझे इस बात का डर है कि अगर आज तू चुप रही तो कल हर महीने यही होगा। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। उसी शाम घर लौटी तो देखा कि रिद्धि अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन महंगा मोबाइल देख रही थी। मुझे देखते ही वह हंसकर बोली, भाभी, आपकी पहली सैलरी सच में बहुत लकी निकली। मैं तो नया फोन भी ले रही हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन ये पैसे तो शादी की तैयारी के लिए थे ना। रिद्धि एक पल के लिए सकपका गई, फिर बोली, अरे, शादी भी होगी, फोन भी आ जाएगा, भैया है ना। तभी मेरी नजर सेंटर टेबल पर पड़ रखे शॉपिंग बैग पर गई। उसमें महंगे ब्रांड के कपड़े, कॉस्मेटिक्स और जूते रखे थे। मेरे मन में पहला सवाल उठा, क्या सचमुच मेरी पहली सैलरी शादी के लिए दी गई थी, या किसी और वजह से। रात को मैंने रोहित से फिर बात करनी चाहिए। मैंने बहुत शांति से कहा, अगर तुम्हें पहले ही बता देते कि पैसे रिद्धि को देने हैं तो मैं खुद दे देती, लेकिन बिना पूछे सब कुछ निकाल लेना ठीक नहीं। रोहित गुस्से में बोला, इतनी सी बात पर हिसाब रखने लगी। मेरी बहन पर खर्च हुआ है, किसी गैर पर नहीं। मैं चुप हो गई, लेकिन उसी समय मेरे फोन पर बैंक का एक मैसेज आया। उसमें लिखा था कि मेरी सैलरी वाले खाते से उसी दिन 50,000 का एक और ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि मेरी पूरी सैलरी तो पहले ही निकल चुकी थी। मैं चौंक गई। मैंने तुरंत स्टेटमेंट खोली। वहां साफ लिखा था कि मेरे नाम पर एक पर्सनल लोन भी एक्टिव हो चुका है, और उसकी पहली किस्त भी कट चुकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तो कभी किसी लोन के लिए आवेदन ही नहीं किया था। फिर मेरे नाम पर 50,000 का लोन किसने लिया? और सबसे बड़ी बात, उस पैसे का हुआ क्या? पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार वही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने कभी लोन के लिए आवेदन ही नहीं किया, फिर मेरे नाम पर 50,000 रुपए का पर्सनल लोन कैसे पास हो गया? अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही मैंने बैंक की हेल्पलाइन पर फोन किया। कुछ मिनट बाद कस्टमर केयर वाले ने मेरी पूरी जानकारी देखकर कहा, मैडम, लोन ऑनलाइन अप्रूव हुआ था। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गया था, और उसी ओटीपी से वेरिफिकेशन भी हुआ था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ओटीपी तो मेरे फोन पर ही आता है, फिर किसी और ने उसे इस्तेमाल कैसे किया? तभी मुझे याद आया कि
2 हफ्ते पहले रोहित ने यह कहकर मेरा फोन लिया था कि उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है और उसे बैंक का एक जरूरी पेमेंट करना है। उस दिन करीब 10 मिनट तक मेरा फोन उसी के पास था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। क्या उसी दिन उसने मेरे नाम पर लोन ले लिया था? शाम को मैं घर पहुंची तो रोहित, सास और रिद्धि तीनों ड्राइंग रूम में बैठे हंस रहे थे। मुझे देखते ही रिद्धि खुशी से बोली, भाभी, मेरा नया आईफोन आ गया, देखिए कितना सुंदर है। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर सीधे रोहित से पूछा, मेरे नाम पर 50,000 का लोन किसने लिया? कमरे की हंसी एक पल में गायब हो गई। रोहित पहले तो चुप रहा, फिर बोला, हाँ मैंने लिया है, बाद में बता देता, इतनी सी बात के लिए तमाशा मत करो। मैंने हैरानी से कहा, इतनी सी बात? बिना मेरी इजाजत मेरे नाम पर लोन ले लिया और तुम्हें यह छोटी बात लग रही है? तभी सास बीच में बोल पड़ी, अरे बहू, पति ही तो है, पति पत्नी में क्या तेरा मेरा? मैंने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, अगर मेरा तेरा कुछ नहीं है तो लोन अपने नाम पर क्यों नहीं लिया? मेरी बात सुनते ही कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। रोहित का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, मेरे नाम पर पहले से होम लोन चल रहा है, इसलिए तेरे नाम पर लेना पड़ा। 2-4 महीने में भर दूंगा। तभी मेरी नजर सेंटर टेबल पर पड़े एक ज्वेलरी शोरूम के बिल पर गई। बिल की रकम थी 48,700। मैंने बिल उठाया और पूछा, यह किसका है? रिद्धि घबरा गई। सास तुरंत बोली, शादी के लिए गहने देख रहे थे, लेकिन बिल पर साफ लिखा था डायमंड ब्रेसलेट। मैंने रिद्धि के हाथ की तरफ देखा। वही नया चमचमाता ब्रेसलेट उसकी कलाई में था। यानी मेरी पहली सैलरी गई, फिर मेरे नाम का लोन ले लिया गया और उससे ननद के शौक पूरे किए गए। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उस रात मैंने पहली बार अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट, लोन डिटेल और सारे स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। अगले दिन लंच टाइम में मैं चुपचाप बैंक की ब्रांच पहुंची। वहां मैनेजर ने मेरी आईडी देखकर फाइल निकाली। उन्होंने जो अगली बात कही, उसे सुनकर मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मैडम, ये पहला लोन नहीं है, आपके नाम पर पहले से एक और क्रेडिट कार्ड भी जारी है। मैंने हैरानी से कहा, क्या? मैंने तो कभी क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया। मैनेजर ने कंप्यूटर घुमाकर मेरी तरफ किया। कार्ड का पता मेरे ससुराल का था और पिछले 3 महीनों में उससे लगभग 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग हो चुकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। शादी के बाद मेरे दस्तावेज घर में ही रखे थे, यानी किसी ने मेरी जानकारी के बिना मेरा आधार, पैन और बाकी कागज इस्तेमाल किए थे। मैं बैंक से बाहर निकली ही थी कि तभी मेरे फोन पर नेहा का कॉल आया। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, रिया, अब यह सिर्फ परिवार का मामला नहीं रहा, यह कानूनी मामला है। लेकिन कोई कदम उठाने से पहले एक काम कर, आज घर जाकर किसी से बहस मत करना। बस देखना कि उन्हें कितना भरोसा है कि तू कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी है। नेहा की बात सच निकली। उसी शाम जब मैं घर पहुंची तो ड्राइंग रूम में सास की आवाज आ रही थी। मैं दरवाजे पर ही रुक गई। सास हंसते हुए रिद्धि से कह रही थी, अच्छा हुआ बहू सीधी है, उसे अभी तक पता भी नहीं चला कि उसके नाम से कितना काम हो चुका है। अगले महीने उसकी दूसरी सैलरी भी आ जाएगी, फिर कार की डाउन पेमेंट भी उसी से करवा देंगे। यह सुनते ही मेरे हाथ अपने आप मोबाइल की रिकॉर्डिंग पर चले गए और उसी पर मुझे समझ आ गया कि अब खेल पूरी तरह बदलने वाला है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि अब मेरे पास उनकी हर चाल का सबूत था। मैंने पूरी बातचीत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और बिना किसी को बताए अपने कमरे में चली गई। उस रात घर में सब लोग आराम से सो गए, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि मैं हमेशा की तरह चुप रहूंगी। लेकिन अगली सुबह मैंने सबसे पहले बैंक जाकर अपने सभी अकाउंट फ्रीज करवाए, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराया और लिखित शिकायत दर्ज कर दी कि मेरी अनुमति के बिना मेरे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। बैंक मैनेजर ने साफ कहा कि जांच शुरू होते ही जिस व्यक्ति ने ये ट्रांजैक्शन किए हैं उसे जवाब देना पड़ेगा। वहां से निकलकर मैंने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटी, रिश्ता बचाना अच्छी बात है, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। उसी शाम मैं घर लौटी तो ड्राइंग रूम में फिर वही लोग बैठे थे। सास मुस्कुराते हुए बोली, बहू, कल सैलरी आ जाएगी ना? कार की बुकिंग करनी है।
मैंने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, कोई बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि अब मेरे खाते से 1 रुपया भी आपकी मर्जी से नहीं निकलेगा। इतना सुनते ही रोहित गुस्से से खड़ा हो गया। मतलब? मैंने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले बैंक की शिकायत दिखाई, फिर वह रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें सास और रिद्धि मेरी अगली सैलरी से कार की डाउन पेमेंट की बात कर रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिद्धि का चेहरा उतर गया। सास कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन शब्द ही नहीं निकले। तभी मैंने एक और कागज टेबल पर रख दिया। वह बैंक की रिपोर्ट थी, जिसमें साफ लिखा था कि मेरे दस्तावेजों से बिना मेरी सहमति लोन और क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे। मैंने रोहित की आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम पर भरोसा करके अपना फोन, अपने दस्तावेज और अपना नाम तुम्हारे हवाले किया था, लेकिन तुमने उसी भरोसे का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया। रोहित पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसने धीमी आवाज में कहा, रिया, मुझसे गलती हो गई। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, गलती वो होती है जो अनजाने में हो। यह सब सोच समझकर किया गया था। तभी मेरे ससुर, जो अब तक चुप बैठे थे, उठे और उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी और बेटी से कहा, आज अगर बहू पुलिस चली जाती तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोले, बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मुझे एटीएम कार्ड नहीं, परिवार का सदस्य समझा जाए। कमरे में किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय रोहित ने अपनी बहन से कहा, आज के बाद मेरी पत्नी की कमाई पर पहला हक उसी का होगा, और तुम्हारे लिए जो भी करूंगा अपनी कमाई से करूंगा। रिद्धि ने चुपचाप अपना नया फोन और डायमंड ब्रेसलेट टेबल पर रख दिया। सास की आंखों में आंसू बहने लगे। उस दिन मुझे अपनी पहली सैलरी वापस नहीं मिली, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज वापस मिल गई, अपना सम्मान। और शायद पहली बार इस घर को समझ आया कि बहू की कमाई पर नहीं, उसके विश्वास पर सबसे पहला हक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।